आईओएम और नीति आयोग की ओर से दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कोरोना काल में प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए झारखंड के प्रयासों की मिली सराहना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में उठाया झारखंड की 16 बंद खदानों का मामला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पट्टा परिवर्तन के बाद भी खनन का कार्य निरंतर जारी रहेगा। और राज्य के कई जिले हीट वेव की चपेट में। गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान। रांची समेत कई इलाकों में औसत से 4 डिग्री अधिक तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिम्स्टेक के सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज के सम्मेलन का विशेष महत्व है। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अभी भी कोरोना के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सेलेंसीज, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। चार्टर में हमने हर 2 साल में समिट मीटिंग्स और सालाना विदेश मंत्रियों की बैठक का निर्णय लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को और मजबूत कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में सेक्रेटरी जनरल का सुझाव है कि एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया जाए जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मैं इस सुझाव से सहमत हूं। बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप बनाए। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो। इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश के विद्यालयों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों ने इसमें पंजीकरण कराया है। विद्यार्थियों का चयन करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे 1 अप्रैल को सीधा प्रसारण किया जाएगा। जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय
कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं, वो आज मोदी जी सुना रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है। अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए? जी सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर मेरे और मेरे मित्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ, तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी पीपीसी 2022 में भाग लें, ताकि आप भी पीएम सर से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। जिससे आप भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नमो ऐप, mygov.in, YouTube और दूरदर्शन के माध्यम से। केंद्रीय विद्यालय गढ़वा के छात्र आर्यन 1 अप्रैल को आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। आर्यन ने विज्ञान के तकनीक से गढ़वा सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित प्रदर्शनी में ब्लूटूथ सर्विंग केबल का आर्यन ने निर्माण किया है। इसे कोरोना जैसी बीमारी के लिए उपयोगी बताया गया है। आर्यन की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य ने उन्हें बधाई दी है। में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी बंधुओं का स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगा। विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस प्रतियोगिता में 15,70,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय गढ़वा के लिए ये अपार हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय से एक छात्र कक्षा 10 आर्यन कुमार प्रजापति का चयन प्रधानमंत्री जी के साथ सीधे संवाद के लिए किया गया है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,233 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1,876 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 14,704 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 11,144 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें केवल 7 संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 7 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 64 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,83 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। कोविड को लेकर संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और नीति आयोग की ओर से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने राज्य के प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए शुरू की गई पहल का जिक्र किया। सम्मेलन में प्रवासी कामगारों के संकट को कम करने और उनके कल्याण के लिए झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में बंद पड़ी खदानों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया। श्री प्रकाश के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खान और खनिज विकास तथा विनियम संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे सफल बोरीदाताओं को हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पट्टा परिवर्तन के बाद भी खनन का काम निरंतर जारी रहेगा। गिरिडीह जिले में 40 अवैध क्रशरों पर जिला टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है। इन क्रशरों को सील कर दिया गया है और इनके चालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस अवैध कारोबार से जुड़े सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। संबंधित एसडीओज हैं, माइनिंग ऑफिसर हैं, अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से पर्टिकुलरली रिलेटेड है तो उसके संबंधित पदाधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है। तो हम लोगों को जो भी सूचना प्राप्त होती है उस सूचना के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं और अभी हम लोग ने खोरी महुआ में कार्रवाई किया है और लगभग 40 ऐसे अवैध क्रशरों पे प्राथमिकी दर्ज किया है और मीडिया के माध्यम से या हम लोगों को जो आम जनता के माध्यम से जो भी खबर प्राप्त होती है तो उसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करने के लिए। बोकारो जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के 205 लाभुकों के बीच आवंटन पत्र का वितरण किया गया। 4 नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में काला पत्थर के निर्माणाधीन आवासों का आवंटन किया गया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह और उपायुक्त KOSD विवेक सुमन मौजूद थे। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। यही कारण है कि इस जिले को पुरस्कृत भी किया गया है। पक्का मकान पाकर लाभार्थी बेहद खुश हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञ नजर आते हैं। रामगढ़ जिले में वैसे जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है जिनके लिए पक्का घर किसी ख्वाब की तरह था। महिला लाभार्थी कहती हैं कि अब उन्हें आसियाने की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ता है। पहले से खपरा घर में रहते थे और 2 एम्बेस्टर का था तो टूट के फिर हम लोग को उधर सरकार द्वारा से मिला है तो ये छत का घर बनाए हैं और बाकी इधर टूटा हुआ है और इसीलिए सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं। अंडा है, छत वाला है, पानी से बच रहे हैं। वो घर में क्या दिक्कत था? उस पानी नहीं गिरता था सर। तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद दीजिएगा? मोदी सरकार को सर। छत का मोदी जी की तरफ से मिला है। कच्चे मकान में रहने से रोज होने वाले जद्दोजहद से छुटकारा मिलने से परिवार की मुखिया के अलावा अन्य परिजन भी अब ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मोदी जी और प्रधानमंत्री आवास जो दिए हैं उनके कृपा से ही जो बोलिए कि आज हम लोग के घर में छत हो बन गया है। पहले खपड़े का था, पानी गर्मी सब बर्दाश्त करना पड़ता था। आज उन्हीं के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर काम होने से क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि भी उत्साहित हैं। जारा पंचायत की मुखिया पूर्णी देवी बताती हैं कि प्रधानमंत्री की इस पहल से गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। मोदी सरकार को भी हम लोग को मोदी सरकार देंगे तब तो यहाँ झारखंड सरकार देगा, इसलिए सबसे तो धन्यवाद देते हैं। मोदी सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वो और इधर आवास देने का कैंटोनमेंट हम लोग को पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत लॉन्च की गई थी, जिसका सफल क्रियान्वयन 2016 से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सभी जरूरतमंदों के पास उनका अपना पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री के इस प्रयास का अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। नमामि गंगे परियोजना के तहत बोकारो जिले में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में नवाडी प्रखंड के खरपिट्टो खायोखार तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य स्तर पर होने वाले कई कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। श्री बावरी ने बताया कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। 7 से 14 अप्रैल तक बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह, 11 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जयंती और 15 अप्रैल को संगठन महापर्व मनाया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान औसत से 4 डिग्री ज्यादा मापी गई है। राज्य के कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा भी चल रही है। 1 अप्रैल तक मौसम का यही हाल रहने वाला है। नेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑफ बांग्लादेश द्वारा फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित बंग बंधु क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने अपना दूसरा लीग मैच श्रीलंका के खिलाफ जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इससे पूर्व बांग्लादेश ने भी फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इससे पहले कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हरा दिया। नुकसान पर 210 रन बनाए। टीम के कप्तान संजू सैमसन ने 27 गेंदों पर 55 रन की शानदार पारी खेली। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 149 रन ही बना सकी। सबसे ज्यादा रन एंडर मार्क्रम ने बनाए। वे 41 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद रहे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और मनरेगा अंतर्गत पशुओं के लिए स्वीकृत पुण्य शेड से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभुकों के चयन की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची शहर में अपराध नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिटी एसपी सौरभ ने सभी थानेदारों के साथ विशेष बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी थानेदारों को कई दिशा निर्देश दिए। पलामू के उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के भी कई ग्रामीण पहुंचे और उपायुक्त को अपनी समस्या से अवगत कराया। खूंटी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने मातृ शिशु अस्पताल में प्रसूति गृह और एसएनसीयू की सेवाओं का उद्घाटन किया। यहां आम जनों को बेहतर चिकित्सीय उपचार व सेवाएं उपलब्ध होंगी। उप राजधानी दुमका में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोबाइल चिकित्सा वाहन की शुरुआत की गई है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। हजारीबाग जिले में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे 2022 अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत उपायुक्त ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। यह रथ स्वच्छता संबंधित गतिविधियों में विद्यालयों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के साथ साथ सुगम एवं सुरक्षित जलार्पण कराने के उद्देश्य से आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञ टीम व संबंधित विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। साथ ही जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। हजारीबाग जिले में जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर विभिन्न प्रखंडों में कैच द रेन अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। प्रखंड व पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर जल संरक्षण के उपायों पर विशेष परिचर्चा की गई। विशेष ग्राम सभा में जल शपथ का पाठ कर जल संरक्षण का संकल्प लिया गया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुई। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित कर उसका निराकरण करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया।
खूंटी जिले में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अस्पताल के उचित प्रबंधन एवं सुचारू रूप से कार्यों के क्रियान्वयन के लिए गठित विभिन्न सेल की उपायुक्त ने समीक्षा की। स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों में उत्तरोत्तर सुधार एवं हस्त स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मनरेगा आयुक्त बी राजेश्वरी ने राज्य के सभी जिलों के लोकपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। आयुक्त ने मनरेगा से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के सही तरीके से धरातल पर लाने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभाग के द्वारा तैयार कराए गए ऐप के बारे में भी जानकारी दी। हजारीबाग जिले में विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम अभिशरण की बैठक हुई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के अंतर्गत मौजूद सभी विद्यालयों जहां वर्ग 6 या उससे ऊपर की पढ़ाई होती हो वहां जीवन कौशल विकास एवं स्वच्छता के साथ साथ उनका विकास सुनिश्चित करना है। चतरा जिले में उग्रवाद हिंसा में मारे गए 7 सामान्य नागरिकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया। जिले के उपायुक्त ने कुल 9,19,250 रुपए का चेक प्रभावित परिवारों को सौंपा। गुमला जिले की अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। जिले के उपायुक्त ने इस उपलब्धि के लिए अष्टम उरांव को बधाई दी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोनी गांव को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यह सब संभव हुआ है सामूहिक प्रयास से। महिला, पुरुष और युवा सबके सहयोग से पूरे गांव की तस्वीर बदल गई है। पूर्वी क्षेत्र के बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार मिलने से पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी ग्राम सभा इस उपलब्धि का जश्न उत्सव के रूप में मनाएगी। गांव से एक गए हुए हैं लक्ष्मण भैया, उनसे अभी फोन में बात हुई कि अवार्ड अभी उनके हाथ में आ गया है और उन्हें मिल गया है और इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग। ग्राम गोनी गांव के सभी ग्रामीण बहुत खुश हैं क्योंकि भारत में तीसरा स्थान हम लोग को सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम प्रधान और महिलाओं ने भी गांव की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है और आने वाले समय में जल संरक्षण को और बढ़ावा देने का संकल्प जताया है। इन गांव में पूरा पानी का व्यवस्था कर ली। गरु छगरी भी आज कैली चराय के आनीला तो कुआं में तो नहीं पियाइला, पोखरा ले गिला, पोखरा में पानी पियाइला, फिर चराय के आविला घर। अब तो घर घर चापाकल भी कुड़वाला, नाल कुड़वाला। गोनी गांव दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मिसाल है जहां जल संरक्षण को लेकर ग्राम सभा के सामूहिक प्रयास से 450 एकड़ भूमि में ट्रेंच कम बैंड समेत छोटे छोटे तालाब बनाए गए। नतीजतन अब गांव के खेत, ताड़ और आसपास की भूमि में जल स्तर बढ़ने लगा है। जैविक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल से कृषि के क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए रांची की एक महिला ने दीदी जैविक खाद और कीटनाशक की दुकान खोल दी है। स्वरोजगार से जुड़कर इनके जीवन में अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत सदमा पंचायत की सपना देवी पहले कृषि कार्य से जुड़ी हुई थीं। कृषि कार्य में जैविक खाद और कीटनाशक के बढ़ते चलन को देखते हुए इन्होंने दीदी जैविक खाद एवं कीटनाशक की दुकान खोल ली। दुकान खोलने में उन्हें JSLPS का भी सहयोग मिला है। विशेष तो है कि पहले तो बहुत किसान रासायनिक डालते थे, अब तो सब जैविक की ओर चले जा रहे हैं। तो हमें JSLPS के माध्यम से हम एक जैविक दुकान खोले हैं। स्वरोजगार से जुड़ने के बाद सपना देवी के जीवन में बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। पहले वह सिर्फ कृषि पर निर्भर थी, लेकिन जैविक खाद और कीटनाशक की दुकान खोल लेने से उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले तो हम दुकान नहीं था, उस समय खेती बाड़ी करते थे, तो हमको लगा कि धीरे धीरे जब जैविक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैविक का क्यों ना एक दुकान खोल ले, ताकि मेरा भी सुविधा होगा और मेरा दीदी सबका भी। खेती बाड़ी के अलावा दुकान से भी कुछ आ जा रहा है तो मेरा घर में पैसा का जरूरी तो हर एक आदमी को है, तो उसी तरह मेरा पैसा भी थोड़ा बढ़ गया। तो इलाके के जाने माने किसान गंसू महतो कहते हैं कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम समाज के लिए शुभ संकेत हैं। वे कहते हैं कि किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक से अब दूरी बना रहे हैं। इस लिहाज से जैविक खाद और कीटनाशक की डिमांड को देखते हुए महिलाओं ने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है। JSLPS के माध्यम से जो दुकान खोली है,
ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है कि महिलाओं को भी हम कृषि के क्षेत्र में आगे लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है संस्था के द्वारा। साथ ही महिलाओं का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि जो कि आप जैविक दुकान भी खोले हुए हैं। गौरतलब है कि जैविक खाद और कीटनाशक सस्ता होने के साथ फसल के लिए लाभदायक होते हैं। यही वजह है कि इससे जुड़े स्वरोजगार में भी कहीं न कहीं संभावनाएं अधिक हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजपुताना को मिलाकर 30 मार्च 1949 को इस राज्य का गठन हुआ था। राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के नाते जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। देश की आजादी के बाद भारत को एकजुट और संगठित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया। 17 मार्च 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर और अलवर का नेतृत्व संभाल लिया, क्योंकि दंगाग्रस्त इन रियासतों के शासक वहां शांति स्थापित करने में विफल रहे थे। निकटवर्ती क्षेत्र करौली और धौलपुर भी मत्स्य संघ के गठन के लिए साथ आने पर सहमत हो गए। 25 मार्च 1948 को दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजपुताना के 10 और क्षेत्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और किशनगढ़ भी पूर्वी राजस्थान के नाम से एक अलग संघ के गठन के लिए साथ मिल गए। इसके बाद 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर, मेवाड़ भी राजस्थान संघ में शामिल हो गए। 30 मार्च 1949 को 4 और राज्य जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी इस संघ से जुड़ गए और इस पूरे क्षेत्र को ग्रेटर राजस्थान कहा गया। नीमड़ा और लाभा रियासत भी इस एकीकृत समूह में शामिल हो गए। इस तरह से समग्र राजस्थान के गठन के उपलक्ष्य में 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ ग्रेटर राजस्थान में मिला लिया गया और इस परिसंघ को ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राज्य का नाम दिया गया। सिरोही राज 26 जनवरी 1950 को इस परिसंघ में शामिल हुआ और ये परिसंघ संयुक्त राजस्थान कहलाया। राज्य पुनर्गठन समिति के प्रस्ताव पर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का भी नवंबर 1956 में राजस्थान में विलय हो गया। मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील और गुजरात के अबू तहसील का भी उस समय राजस्थान में विलय हुआ था और इस तरह से वर्तमान के राजस्थान राज्य का उदय हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी करीम खान का भी स्मरण कर रहे हैं। करीम खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। वे कोटा के कार्यकर्ताओं में प्रमुख नेता मेहराब खान के छोटे भाई थे। आरंभ में कोटा राज सेना में एक सैनिक रहे करीम खान कोटा राज के महाराव और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन विद्रोह में शामिल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिम्स्टेक सम्मेलन को किया संबोधित। पिछले 2 साल के चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल का किया जिक्र। यूएन, आईओएम और नीति आयोग की ओर से दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कोरोना काल में प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए झारखंड के प्रयासों को मिली सराहना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में उठाया झारखंड की 16 बंद खदानों का मामला। केंद्रीय मंत्री ने कहा पट्टा परिवर्तन के बाद भी खनन का कार्य निरंतर जारी रहेगा।
और राज्य के कई जिले हीट वेव की चपेट में, गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान। रांची समेत कई इलाकों में औसत से 4 डिग्री अधिक तापमान।